नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रनॉमिक संपादकीय आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 24 फरवरी और आज हम दो मेन एडिटोरियल जो है कवर करने वाले हैं। एक है माओइस्ट एलिमिनेटेड बिग विन फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरा है एआई डिमिनिशिंग और रीमेकिंग इंडियाज आईटी कंपनीज। दोनों ही जो है यूपीएससी के आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल जो है उसको आप रिलेट करके देख सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है यूपीएससी का हमारा, जो मेंस का जीएस पेपर 3 है, उसके संदर्भ में। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑथर यहाँ पे क्या कहते हैं कि माओइस्ट जो इंसरेक्शन है, अच्छा अब माफ कीजिएगा, ऑथर जो है यहाँ पे प्रकाश सिंह हैं। ये फॉर्मर जो है आईपीएस अधिकारी रहे हैं। प्रकाश सिंह जो है रिफॉर्म्स रिपोर्ट जो है वो बहुत फेमस है, तो इन्होंने जो है इस आर्टिकल को लिखा है। चलिए शुरुआत क्या करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो माओइस्ट इंसरेक्शन है भारत में, वो अब एक टर्मिनल स्टेज यानी कि एक खात्मे की स्टेज पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक समय हुआ करता था जब ये कंसिडर किया जाता था कि आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ा जो खतरा है भारत के लिए वो यही है। 2009-10 का आंकड़ा देते हुए ऑथर कहते हैं कि 223 जो जिले थे उनके अक्रॉस ये फैला हुआ था 20 राज्यों में। आप जरा सोच के देखिए कि भारत के 20 राज्यों में जो है इसने अपने पैर पसार पसार रखे थे। फिर ऑथर कहते हैं आज के दौर से अगर हम कंपेयर करें, यानी अब हम जब 2026 की आंकड़े की बात करते हैं, तो केवल हार्डली 11 जिले जो हैं जो अफेक्टेड हैं और उसमें से केवल 3 जो हैं वो मोस्ट अफेक्टेड हैं। यानी कि मोटी मोटी बात आ जाती है कि 3 जिले हैं जहां पे अभी कार्रवाई जो है वो काफी अभी चलेगी। फिर कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री ने डेडलाइन जो दिया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि मार्च 2026 जो है तब तक हमें देश को जो है इस मुसीबत से निजात दिलानी है। और इसी के चलते सीपीआई-एम की जो टॉप लीडरशिप है, या तो उसने सरेंडर किया है या फिर जो है उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये ऑथर कहते हैं इसीलिए जो है माओइस्ट का जो पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम है, ये एक लीडरशिप वैक्यूम जो है वो फेस कर रहा है। और इस लीडरशिप वैक्यूम में आपको देखने को मिल रहा है कि कई इनके और जो लीडर्स या जो और सेकंड या थर्ड लेवल के जो लीडर्स हैं वो भी सरेंडर कर रहे हैं, वो भी जो है गिव अप कर रहे हैं। तो आखिरी 3 महीनों में देखा जाए तो माओइस्ट जो है उन्होंने अच्छे खासे सेटबैक्स जो है वो सफर किए हैं क्विक सक्सेशन में। यानी कि हमारी फोर्सेस ने जो है बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं, है ना। इस चीज का जो है ये प्रूफ है। तो कहते हैं कि ये शुरू हुआ माधवी हिडमा हिडमा के खात्मे के साथ, जो कमांडर था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का इनके लिए, जो एक एनकाउंटर किया गया ग्रे हाउंड्स ऑफ आंध्र प्रदेश जो है उन इन फोर्सेस के द्वारा 2025 में। उसी के बाद जो है ये जो दूसरा आपका माओइस्ट लीडर था वेणुगोपाल राव, इसने एक वीडियो जारी करते हुए अर्ज किया माओइस्ट को कि वो सरेंडर कर दें और ज्वाइन कर लें मेन स्ट्रीम को। और देखिए जिस संविधान को, क्योंकि आप ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये यूपीएससी के सिलेबस और ये जो पूरी माओइस्ट की हिस्ट्री है भारत में उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि ये हमेशा संविधान जो है उसको नकारते थे कि संविधान नहीं, हम संविधान को पलट देंगे, जस्टिस विल फ्लो थ्रू द बैरल ऑफ द गन, है ना। तो आर्म्ड स्ट्रगल जो है इन्होंने अख्तियार की थी। तो इन इस सब लीडर ने क्या कहा इनके कि आर्म्ड स्ट्रगल जो है इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। ये देखिए कितना बड़ा विन, और जो है दिखाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कितना सक्सेसफुल रही हैं इस चीज को अचीव कर पाने में, कि वो खुद कह रहा है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, हमें जो है अब संविधान के साथ जो है मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। चलिए फिर आगे क्या कहते हैं ऑथर कि मैसिव सरेंडर्स में देखने को मिलता है कि जो डेटा कलेक्टेड बाय साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल दिखाता है कि 1425 सरेंडर्स केवल छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में तकरीबन 500 से अधिक, महाराष्ट्र 40 के करीब, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और बिहार, मतलब ऑल अक्रॉस इन जितने स्टेट्स में पैर पसारे हुए थे इस समस्या ने, सभी जगह जो है आपको सरेंडर देखने को मिले। और इसीलिए जो है ये मूवमेंट पूरी जो है वो शैम्बल्स में है, लड़खड़ा गई है। जो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी इन्होंने बनाई थी वो भी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। तो मतलब नियर डिफीट है इंसरेक्शन का। और इसमें जो कहते हैं कि जो ये सक्सेस देखने को मिली है, ऑथर कहते हैं इसके पीछे का जो रीजन है, यानी कि इसके पीछे जो हम कह सकते हैं कि मुख्य फैक्टर्स रहे, कारण रहे, वो एक तो कहते हैं राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल विल हाईएस्ट टॉप लेवल से, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मेजर्स, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, सेंटर स्टेट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूव्ड गवर्नेंस एंड जो सामाजिक और आर्थिक रूप से यानी सोशो इकोनॉमिक इंटरवेंशन। क्योंकि देखिए जिन लोगों को आप जो है वापस गन से दूर लेकर और मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करवाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए आपको कुछ यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक रूप से भी चीजें करनी पड़ेंगी ताकि वो जो है एक नॉर्मलाइज्ड लाइफ जो है उसके अंदर वापस इंटीग्रेट हो सके।
चलिए फिर ऑथर कंक्लूड करते हैं और कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए डिजर्व करती है क्रेडिट कि ये एक बहुत बड़ी एक बिगेस्ट विक्ट्री है ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट आफ्टर द डिफीट ऑफ टेररिज्म इन पंजाब, जो 90s का टेररिज्म पंजाब जिसके लिए जहाँ पे हम जानते हैं कि इनफेमस है। फिर कहते हैं लेकिन आप राहत की सांस नहीं लेकर बैठ सकते, ऐसे आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है दोस्तों कि आप जो है बिल्कुल अब तसल्ली से बैठ जाइए कि सभी जो चुनौतियां हैं वो खत्म हो गई हैं इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के फ्रंट पे। तो कहते हैं लेकिन जो खालिस्तान का भूत है, ये घोस्ट ऑफ खालिस्तान अभी भी हमें हॉन्ट कर रहा है पंजाब में। जिस प्रकार से आप देखिए जो है पूरा क्रिश्चियन मिशनरीज का पूरा जो कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है, जिस प्रकार से K2K प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमें हॉन्ट करते हैं, जिसके बारे में हिंट दिया है ऑथर ने यहाँ पे। तो कहते हैं कि हमें पास्ट की जो हमारी गलतियां हैं उनसे सीखना है कि वो रिपीट ना की जाए, दोहराई ना जाए, और सरकार जो है उसको सेंसिटिव होना पड़ेगा कि इन्हीं कंसर्न्स के प्रति, साथ साथ कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं उनको, जो अभी ये हमने जहाँ माओइस्ट की मूवमेंट को फिजर आउट किया है, तो अब यहाँ पे इनको जो है जो ट्राइबल वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जनजातियां हैं, कि कॉर्पोरेट जो है वो उन एरियाज को एंटर करने की कोशिश करें। तो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जरूरी है ना। लेकिन ये कोट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, कहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या कहा है कि बिल्कुल जरूरी है विकास जो है वो करना, और उसके लिए जो है कॉर्पोरेट्स का आना, लेकिन इट कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट गोल, एब्सोल्यूट गोल नहीं हो सकता। एंड द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट जो है, एक स्वच्छ, एक जो है स्वस्थ पर्यावरण जो है वो सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए इन आर्थिक फायदों के लिए। तो वो भी ध्यान में रखने की थोड़ी जरूरत है। पिछली गलतियां हम रिपीट दोहराएं ना, जिनको अब हम वापस जो है मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं, उनको सुनिश्चित करें कि वो वापस जो है उस तरफ ना खींचे जा सके। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला आर्टिकल, बिग विन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। चलिए दूसरा जो आर्टिकल है दोस्तों वो रिलेट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हर तरफ जो है ये बात हुई है, अभी एआई इम्पैक्ट सबमिट होकर जो कंक्लूड हुआ है, तो इसके ऊपर आर्टिकल्स लगातार आ रहे हैं। तो ये आर्टिकल जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का क्या कहता है, रीमेड और रिड्यूस्ड, है ना। तो इसमें देखिए ये आप रिलेट कर सकते हैं साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से, यूपीएससी का जो मेंस का जीएस पेपर 3 है, और इकोनॉमी वाले पार्ट से भी, अगेन पेपर 3 के ही दोनों हिस्से हैं मेंस के। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए ये नंदन नीलेकनी साहब ने जो टिप्पणी करी, जो चेयरमैन हैं इन्फोसिस के, और यूआईडीएआई के पीछे भी जो है इनका काफी योगदान था, उनको लेकर जो है यहाँ पे ऑथर जो है बात करते हैं कि एआई डिमिनिश कर रहा है, रीमेक कर रहा है, क्या कर रहा है। तो कहते हैं नीलेकनी साहब ने आइडेंटिफाई किया, जिसको वो डिफाइन करते हैं एक डिप्लॉयमेंट गैप। ठीक है दोस्तों, कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ टर्म्स के ऊपर भी सवाल जो है पूछ लेता है कि डिप्लॉयमेंट गैप जो है वो किस संदर्भ में हाल ही में न्यूज में देखा गया था। तो प्लीज मेक श्योर आप इस टर्म से जो है अपने आप को, यू मेक योरसेल्फ फेमिलियर विद दिस टर्म। तो कहते हैं नीलगिरी साहब के डिप्लॉयमेंट गैप क्या है भाई, कि जो बढ़ता हुआ डिस्टेंस है बिटवीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ एआई एक तरफ, और दूसरी तरफ द फार मोर मॉडेस्ट कैपेसिटी ऑफ बिजनेसेस टू अब्सॉर्ब, इंटीग्रेट एंड ऑपरेशनलाइज इट। यानी कि एआई की जितनी ज्यादा पावर है, जितनी ज्यादा क्षमता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उसकी तेजी से चीजों को कर देने की, और दूसरी तरफ जो है बिजनेसेस के, वो उतनी तेजी से अडॉप्ट, इंटीग्रेट, अब्सॉर्ब, इंटीग्रेट और ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाते हैं। उनकी जो है मॉडेस्ट, यानी कि एक एआई के मुकाबले में थोड़ी कम जो है वो कैपेसिटी है। तो इसके बीच का जो कहते हैं गैप है, उसको ये कह रहे हैं डिप्लॉयमेंट गैप। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेगा। फिर कहते हैं ये एक तरीके से डिफेंस था भारत के सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री का एट अ मोमेंट जब वो एक एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी जो है वो फेस कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत भयंकर है। तो कहते हैं ऑथर कहते हैं कि पिछले लगभग 30 सालों के अंदर अंदर अगर देखें, इंडिया का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर था, ये मेजरली किस चीज के ऊपर जो है अपने मुनाफे या अपने जो है ग्रोथ जो है वो देखता था, या कर रहा था, देखता नहीं था, कर रहा था। एक तो लेबर आर्बिट्राज। दोस्तों लेबर आर्बिट्राज का सिंपल सा मतलब होता है कि लेबर जो है वहां पे जाकर हायर कर लेना जहां पे आपको वो सस्ती पड़ती है, यानी कि आपको मुनाफा ज्यादा कमाने में वहां पे आसानी होगी। ठीक है, तो लेबर के एक्सपेंसेस जो है, लेबर की कॉस्ट जो है आपको वहां पे क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो लेबर आर्बिट्राज, प्रोसेस एक्सपर्टीज एंड ग्लोबल डिलीवरी। तो क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे जो पूरा आईटी इंजीनियर का इकोसिस्टम था, कितने इंजीनियर्स थे, वो उसके चलते लेबर जो है बाहर की कंपनियों को सस्ती पड़ती थी, है ना। उनको वहां पे डॉलरों में पे करना अपने देश में महंगा पड़ता, और यहाँ जो है उनको पे करना सस्ता पड़ता था।
तो ये लेबर आर्बिट्राज से हमारी कंपनीज ने भी फायदा उठाया पूरा। फिर ऑथर कहते हैं कि ये इसी चक्कर में दे बिल्ट एंड मेंटेन्ड एंटरप्राइज सिस्टम्स, मॉडर्नाइज किया लेगेसी आर्किटेक्चर को, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है उनके लिए मैनेज किया इन्होंने। तो कहते हैं इनके लिए करेंसी, मतलब इनके लिए जो मेन काम करने वाला, जो पैसा कमाने वाला चीज था वो था एक तो प्रिडिक्टेबिलिटी। कैसे कि जितने ये जैसे मान लीजिए इन्फोसिस है या और भी कंपनीज हैं, वो बाहर के क्लाइंट्स के लिए, मान लीजिए एक अमेरिका के क्लाइंट के लिए या किसी यूरोप के क्लाइंट के लिए काम करती थी, तो जितने घंटे वो यहाँ काम करती थी उसके बिलेबल आवर्स, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टेडी मार्जिन, मतलब कई साल का एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो गया और आपने उतने घंटे काम किया वो आपने दिखा दिया और डॉलर्स में आपके पास बिल होके पैसा आ गया। तभी तो इस सेक्टर में इतने, आप देखिए ना सैलरीज, ऐसा ये क्या कर रहे थे कि इनके पैकेजेस जो हैं वो 30-30, 40-40, 50-50 लाख, 70 लाख, 75 लाख प्रति वर्ष जो है, करोड़, एक 1.5 करोड़ के पैकेज साल के होते थे इनके। तो वो सारा जो है वो कहते हैं कि ये इस वजह से था। लेकिन कहते हैं कि जनरेटिव एआई जो है इस मॉडल को, जो ये ऊपर चलता आ रहा था, इसको अनसेटल कर रहा है ना। तो सॉफ्टवेयर अब खुद से कोड लिख लेगा, एप्लीकेशन टेस्टिंग कर लेगा, डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर लेगा और ऑटोमेट सपोर्ट अपने आप कर लेगा। तो ये जितने मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स हैं जिनका यहाँ पे हम ये बिलेबल आवर्स में टाइम दिखाते थे, वो कैसे जो हैं यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। इन्वेस्टर्स ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या एआई जो है कंप्रेस कर देगा इस हेडकाउंट ड्रिवन रेवेन्यू को। हेडकाउंट यानी इतने आपने जो है टीम मेंबर्स बिठा रखे हैं, आपके जो डेवलपर्स हैं एक्सेट्रा, और उनको आप पैसा दे रहे हैं, और क्या ये इरोड करेगा इंडस्ट्री के फाउंडेशनल इकोनॉमिक्स को, ये जैसे यहाँ पे ये पैसा कमा रहे थे। तो डेफिनेटली आगे क्या ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि जो नीलकनी साहब है उनका आंसर है कि एआई देखिए ये इनकी नीड को एलिमिनेट नहीं कर देगा, वो सर्विसेज के नेचर को चेंज करेगा। ठीक है, कैसे कह रहे, अपॉर्चुनिटी अब किसके अंदर लाई करती है कि हम और पावरफुल मॉडल जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करें। दे आर डेवलप्ड बाय ग्लोबल टेक जायंट्स, मोर एंड कहते हैं मोर इन एम्बेडिंग दोज मॉडल्स, कैसे उनको एम्बेड किया जाए इनटू मेसी, जो थोड़े मेस्ड अप, कंप्लायंस हेवी रियलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस के, एंटरप्राइजेस को रियलिटी में, मतलब ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली उनको जो है जो चाहिए उसके साथ इन मॉडल्स को कैसे जो है इंटीग्रेट किया जाए, वो जो है नेचर निकल के आएगा। तो कहते हैं एआई मस्ट बी डिप्लॉयड बिफोर इट कैन डिलीवर वैल्यू, के ये वैल्यू तभी डिलीवर कर पाएगा जब आप उसको सही से डिप्लॉय करेंगे। ये बात तो ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए एजेंटिक एआई की बात नहीं की है इन्होंने जनरेटिव एआई की बात की है, जो प्रॉम्प्ट्स जो है, मतलब एक इंसान जो है वो बैठा है, वो प्रॉम्प्ट्स दे रहा है, वो उसके अनुसार जो है उसको टास्क परफॉर्म करके दे रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देर इज लॉजिक जो है वो क्या है कि मोस्ट, ऑथर कहते हैं कि नीलकनी साहब की इस बात में लॉजिक है कि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दे स्ट्रगल नॉट विद एक्सेस टू टेक बट उसके इंटीग्रेशन के अंदर, कि कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाए। डेटा जो है वो खांचों में होता है, मतलब बटा हुआ होता है, साइलोज में होता है, वर्कफ्लोज रिजिड होते हैं और इंसेंटिव्स मिसअलाइंड होते हैं। तो अगर आप डिप्लॉय करेंगे एआई को तो क्या क्या चाहिए होगा, एक तो डेटा का प्रॉपर क्लीनिंग, वो सही तरीके से हो, डेटा ये साइलोड ना हो, रीडिजाइनिंग प्रोसेसेस, रीट्रेनिंग योर स्टाफ एंड इंश्योर करना रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो इससे आप डिप्लॉय बेहतर कर पाएंगे एआई को, ये आर्ग्यू करते हैं ऑथर। फिर कहते हैं इट इज एज मच ऑर्गेनाइजेशनल सर्जरी, एक तरीके से कह सकते हो, एज अ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो कहते हैं ये टेरेंस जो है भारतीय फर्म्स समझती हैं, कई साल के इनका जो एक्सपीरियंस है कार्य करने का, चाहे बैंकिंग के साथ हो, रिटेलिंग के साथ हो, मैन्युफैक्चरर्स के साथ हो, उसके चलते इनके पास डीप प्रोसेस नॉलेज है और उसके चलते ये बेटर इंटीग्रेट करने के लिए जो है सक्षम अपने आप को और कर सकती हैं। तो वो जो नेचर चेंज होगा उसमें, ठीक है, काम वो हो सकता है वहां पे एआई करे, लेकिन उसको इंटीग्रेट करने का काम, क्योंकि ये जनरेटिव एआई की बात की गई है, तो वो हमारी आईटी फर्म्स, आईटी कंपनी जो है वो कर सकती है। फिर कहते हैं एम्बेडिंग एआई इनटू दीज प्रोसेसेस लेस अबाउट इन्वेंटिंग इंटेलिजेंस देन अबाउट कंटेक्चुअलाइजिंग इट, है ना। टेलरिंग मॉडल्स मतलब जो हमें सूट करते हो, जो हमारे कंटेक्स्ट के हिसाब से हो, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, एआई जो है वो कोई नेचर की क्रिएशन नहीं है, वो आपसे ही जो है, आपके ही डेटा से, आपके ही प्रॉम्प्ट से जो है सीख कर उसके अनुसार जो है अडेप्ट करके काम कर रहा है। तो कहते हैं कि कंटेक्चुअलाइजिंग यानी टेलर करना, उसको सूटेबल बनाना हमारी नीड के लिए टू स्पेसिफिक वर्कफ्लोज एंड कंस्ट्रेंट्स। चलिए फिर क्या कहता है कि डिप्लॉयमेंट गैप में ऑथर क्या कहते हैं कि येट डिप्लॉयमेंट गैप, जो शुरू में हमने देखी थी डेफिनेशन,
शुड नॉट बी अ कंफर्ट ब्लैंकेट, कि ये जो है एक कंफर्ट ब्लैंकेट मतलब आपने एक बतौर एक बड़ी चादर इसको आप ओढ़ के इसकी शील्ड ना लें तो बेहतर होगा। एक केवल जस्ट अनदर टूल नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको बाकी सिस्टम्स के ऊपर सिर्फ जाके आप जो है रख देंगे। ये बिल्कुल थ्रेटन करता है ऑटोमेशन, ऑटोमेटिव, टू ऑटोमेट दोज वेरी टास्क जो एक बार जस्टिफाई करती थी एक समय पे लार्ज टीम्स और उनके बिलिंग आवर्स और उनके प्रति जो पैसा आता था। तो शिफ्ट जो है फ्रॉम एफर्ट बेस्ड बिलिंग टू आउटकम बेस्ड प्राइसिंग इज इनएविटेबल। मतलब ऑथर कहते हैं कि भाई वो बिलिंग आवर जैसे आप दिखाते थे कि आपने दिन में जो है 12 घंटे काम किया, 14 घंटे काम किया या 10 घंटे काम किया, वो अब समय खत्म होने वाला है, होगा ही होगा और शिफ्ट हो जाएगा कि आउटकम क्या है, आउटकम बेस्ड प्राइसिंग के हिसाब से क्लाइंट पे करेगा। तो क्लाइंट्स इंक्रीजिंगली पे करेंगे किसके लिए, प्रोडक्टिविटी गेन्स के लिए एंड नॉट पर्सन आवर्स के लिए। और ये ट्रांजिशन एक बार जो है अनकंफर्टेबल करेगी जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक मॉडल था जिसके तहत ये पूरी हमारी आईटी कंपनी जो है पैसा कमाती थी। ठीक है, तो कहते हैं आउटकम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर करते हैं क्या, कि वेंडर जो है वो शेयर करे रिस्क और बिल्ड करे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड दैट डिमांड्स रीयूजेबल प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट थिंकिंग कैपेबिलिटीज। जो कहते हैं भारतीय फर्म्स जो हैं उन्होंने हिस्टोरिकली दे हैव अप्रोच्ड विद कॉशन, कि इसको जो है हमने उतना थोड़ा सतर्कता के साथ ही देखा है। तो फिर ऑथर कहते हैं कि देखिए इसीलिए जो है एक्सक्यूज मी, कि एक कल्चर जो रूटेड था कस्टमाइजेशन में मस्ट इवॉल्व टुवर्ड स्केलेबल एआई इनेबल्ड सोल्यूशन, ये करना जरूरी है। दूसरा, इसी गैप के अंदर ऑथर कहते हैं कि टैलेंट जो है वो भी एक कंस्ट्रेंट है, कि जहां हमारे पास भयंकर मात्रा में इंजीनियर्स तो हैं लेकिन जिनके पास एडवांस्ड एआई स्किल्स जो हैं वो उतने नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस मास रिक्वायर मास रीस्किलिंग, टर्निंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामर्स इनटू एआई इंटीग्रेटर्स, डेटा क्यूरेटर्स एंड गवर्नेंस स्पेशलिस्ट, ताकि ये क्या कर सके, ये जिस हिसाब से हमें एआई मॉडल्स चाहिए उस हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सके, उसको जो है जो कहा गया कि उसको टेलर मेक या टेलर मेड कर सके। तो कहते हैं ब्रॉड पॉइंट क्या ही बनता है, क्या बनता है कि टेक्नोलॉजिकल पावर के अकेले जो है इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा, डिप्लॉयमेंट उसका जो है वो करेगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं होगी कि एआई कंप्लीटली जो है उन रोल्स को जो है खत्म या खा जाएगा उस रोल को, उसके नेचर में जो है एक चेंज एक शिफ्ट जो है वो जरूर हो जाएगा। तो हिस्ट्री इज फिल्ड विद इनोवेशन जिन्होंने डैजल किया बट वो डिफ्यूज नहीं हुई। तो विनर्स वो होते हैं, कहते हैं कि विनर्स आर ऑफन नॉट दोज जो इन्वेंट करते हैं ब्रेक थ्रू टेक, बट जो एम्बेड करते हैं उसको रोजमर्रा के ऑपरेशंस के अंदर बिल्कुल स्मूथली सीमलेसली। तो ये जो है ऑथर यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं। फिर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑथर क्या कहते हैं कि भारत के सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए ये एक वार्निंग भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो काइंड ऑफ दैट सिचुएशन, कि एआई केवल जो है बिलिंग आवर्स को रिड्यूस नहीं करेगा, सेक्टर को भी हो सकता ये है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कि इफ इट इफ एआई मेयरली रिड्यूसेस बिलिंग आवर्स सेक्टर विल कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली। लेकिन कहते हैं अगर फर्म जो है वो सक्सेसफुल होती हैं इन बिकमिंग द सिस्टम इंटीग्रेटर्स ऑफ द एआई एज, मतलब स्टिचिंग इंटेलिजेंस इनटू कोर बिजनेस प्रोसेसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, तो ये अपनी रेलेवेंस जो है उसको एक्सटेंड कर सकती हैं एक और जनरेशन के लिए। तो कहते हैं ये वेव जो है रियल है, ऑटोमेशन जो है एक बिल्कुल थ्रेट भी है, बट डिप्लॉयमेंट गैप जो है वो भी दिखाई पड़ता है, और इसको पूरा करना, इसको ब्रिज करना किस प्रकार से हम कर पाएंगे वो डिटर्मिन करेगा कि भारत का आईटी जो चैंपियंस हैं वो उनकी साख, उनकी कमाई, उनका जो कह लीजिए पूरा एग्जिस्टेंस है वो कम होगा, डिमिनिश होगा एआई के द्वारा, या वो रीमेक होगा, रीमेड किया जाएगा उसके द्वारा। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से कंक्लूड करते हैं ऑथर उसको। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।